अभी जो हम डिस्कस करेंगे वो न्यूक्लियस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। कुछ इसके अंदर इम्पोर्टेंट वर्ड हैं, कुछ इसके थ्योरेटिकल जो हमें पढ़ने हैं, समझने हैं। ज़्यादा क्वेश्चन बनते नहीं है बट इम्पोर्टेंट है ये वाला टॉपिक अपने आप में। क्या है, कैसे है, वो हम पढ़ेंगे अभी। जैसे लिखा हुआ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बारे में हम पहले जानते हैं। तो न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस हमें पता, कोई एक सेल जो होती है, एक सेल के अंदर हम बात करते हैं तो सेंट्रली लोकेटेड ये एक सेल है। इस सेल के सेंटर में जो होता है वहां पर लोकेटेड होता है न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस की सर एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी, और इसके अंदर जो फ्लूइड भरा होगा बेटा, उस फ्लूइड को बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियस जो है ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है या सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है? बेसिकली ये डबल मेम्ब्रेन होता है। तो हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल करेंगे, आपको थोड़ा तब समझ में आएगा। बट हम सिंगल मेम्ब्रेन वर्ड आएगा जैसे ही हम, तो उसको और अच्छे से डिटेल करेंगे। क्या है इसकी पूरी मैन स्टोरी न्यूक्लियस की, हम उसे स्टार्ट करते हैं। हमने इस चैप्टर की स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि जो ये चैप्टर में सबसे पहले स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था कि न्यूक्लियस एज ए सेल ऑर्गेनल दैट फर्स्ट इज डिस्कवर्ड बाय एन साइंटिस्ट रॉबर्ट ब्राउन। सर मेरे को इस लाइन में सिर्फ रॉबर्ट ब्राउन याद रखना है कि न्यूक्लियस को जिसने डिस्कवर्ड किया वो साइंटिस्ट था, ये रॉबर्ट ब्राउन, इन अर्ली इन 1831। स्टार्टिंग के टाइम पे लेटर द मटेरियल ऑफ द न्यूक्लियस इज स्टेन्ड। भाई न्यूक्लियस के अंदर, ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अंदर जो भी मटेरियल होगा वो कुछ इस टाइप से हुआ करता था। ऐसे ऊन का जो गुंजल हो जाता है ना, जब ऊन एक टाइम गुंजल टाइप की हो जाती है तो ये उस टाइप से स्ट्रक्चर दिखता था सर। उसको उस टाइम पे बोला गया था क्रोमेटिड। उसको बोला गया था क्रोमेटिड। ये क्रोमेटिड है, यानी क्रोमेटिन बोलते हैं, क्रोमेटिड नहीं बोलते, क्रोमेटिन बोलते हैं। तो लेटर द मटेरियल ऑफ द न्यूक्लियस इज स्टेन्ड बाय द बेसिक डाई। कुछ बेसिक डाई यूज की गई थी, यानी कलरिंग एजेंट जो कलर करते हैं, बेसिक डाई। सर जैसे ही बेसिक डाई यूज की गई थी तो उसकी वजह से जो क्रोमेटिन है वो दिखने लगा। तो इसलिए बोल रहा है कि द बेसिक डाई वाज गिवन द नेम क्रोमेटिन बाय द फ्लेमिंग। फ्लेमिंग एक साइंटिस्ट है, उसने इस टर्म को यूज की है। आफ्टर सम टाइम बोल रहा था इंटरफेज न्यूक्लियस। द इंटरफेज न्यूक्लियस यानी न्यूक्लियस ऑफ ए सेल व्हेन इट इज नॉट डिवाइडिंग। न्यूक्लियस का वह पार्ट जो डिवाइड नहीं करता उसको बोलते हैं बेटा इंटरफेज। क्या इंटरफेज? जब हम सेल साइकिल चैप्टर पढ़ते हैं, जब हम सेल साइकिल का चैप्टर पढ़ते हैं तो सेल साइकिल में हम इसको डिटेल करते हैं कि कुछ फेज चलते हैं सर। एक फेज होता है G1, जी नॉट फेज, G1 फेज, G2 सॉरी एस फेज, G2 फेज। ये सारे के सारे हैं जी मियोसिस के। ऐसे सर माइटोसिस भी होता है। तो होता क्या है कि दो फेज के बीच में, यानी मैंने बोला मियोसिस 1 और मियोसिस 2, सर इन दो के बीच का जो इंटरवल है, इन दोनों के जो बीच का इंटरवल है उसको बोलते हैं इंटरफेज, इन बिटवीन टू फेज। या फिर ये फेज हो सकता है सर माइटोसिस, माइटोसिस या मियोसिस के बीच में, माइटोसिस के बीच में और मियोसिस के बीच में भी हो सकता है। तो उन फेज को बोलते हैं इंटरफेज। इंटरफेज एक लॉन्ग फेज होता है। अब वो कैसे है, तो इंटरफेज जब आप चैप्टर पढ़ते हो तो वहां पे हम डिटेल करते हैं कि इंटरफेज क्या है। तो इसलिए वहां पर क्या होता है, इंटरफेज वो फेज होता है जिसमें न्यूक्लियस का डिवीजन नहीं हो रहा होता है। इसलिए वर्ड यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसका मीन समझें। यहाँ पे वर्ड बोला गया है हैज ए हाईली एक्सटेंडेड एंड इलेबोरेटेड न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर इज कॉल्ड क्रोमेटिन। जो ये भरा हुआ है ना बेटा, ये जो स्ट्रक्चर है ये क्रोमेटिन है। अब हो रहा न्यूक्लियर मैट्रिक्स एंड वन और मोर स्फेरिकल बॉडीज इज कॉल्ड न्यूक्लियोलाई। इस न्यूक्लियस में
कुछ डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर दिखते हैं जो स्फेरिकल शेप होते हैं, उनको न्यूक्लियोलाई बोला जाता है। इसकी बॉडी में जगह-जगह पे कुछ स्फेरिकल स्फेरिकल टाइप से बॉडीज दिखती है। दीज आर न्यूक्लियोलाई। एक्चुअली न्यूक्लियस को न्यूक्लियोलाई भी कह देते हैं। और ये न्यूक्लियोलाई का मेन चीज क्या है? जब ये बहुत सारे न्यूक्लियोलाई एक साथ में आ जाती हैं, तो ये एक गुच्छे में दिखने लगते हैं, तो एक डार्क बॉडी टाइप से दिखने लगेंगी, जैसे कि बगल में दिख रहा है, जैसे कि ये बगल में दिख रहा है। ये पूरा एकदम न्यूक्लियोलाई है, बहुत सारे ऐसे न्यूक्लियस हैं जो सराउंडेड हैं। सर दीज ऑल आर टुगेदर इज नोन एज ए न्यूक्लियोलस, यानी न्यूक्लियोलाई को ही न्यूक्लियोलस कहा जाता है। इसमें बोला गया है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी हैज रिवील्ड दैट द न्यूक्लियर एनवलप व्हिच कंसिस्ट ऑफ टू पैरेलल मेम्ब्रेन, ऐसा बोला गया न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। न्यूक्लियस में दो मेम्ब्रेन मिलती हैं, इनके बीच में एक मेम्ब्रेन ये रही सर, एक मेम्ब्रेन ये रही, एक आउटर होगी एक इनर होगी। सर इन दोनों के बीच का जो स्पेस होगा उसको बोलते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। पेरी न्यूक्लियर स्पेस विद स्पेस इज बिटवीन, ये वैल्यू याद रखनी है, 10 से 15 50, 10 से 50 नैनोमीटर। नैनोमीटर मैं बताता आया हूं, मैक्सिमम वैल्यू में जो ये मिलती है वो आपको बेटा मिलती है क्या? माइक्रोमीटर, लेकिन ये मिला है नैनोमीटर, पहली वाली वैल्यू। तो 10 से 50 नैनोमीटर वैल्यू याद रखनी है ये वाली, कि जो स्पेस दो मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस होता है जिसको पेरीन्यूक्लियर स्पेस बोलते हैं, वो सर 10 से 50 नैनोमीटर होता है। इट्स अ फॉर्म अ बैरियर बिटवीन द मटेरियल इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म। जो साइटोप्लाज्म में होगा और जो उसके अंदर होगा, तो बेटा जो भी चीज गुजरेगी वो यहीं से होके गुजरेगी। एक आउटर मेम्ब्रेन है, ये वाली आउटर मेम्ब्रेन है, और ये वाली इनर मेम्ब्रेन है। इन दोनों के बीच में प्रेजेंट है पेरीन्यूक्लियर फ्लूइड या पेरीन्यूक्लियर स्पेस। तो जो भी चीज गुजरेगी इधर से आउटर मेम्ब्रेन से इनर मेम्ब्रेन की ओर, तो सर वो इसी स्पेस को क्रॉस करके जाएगी। कुछ लाइनें बोली गई हैं आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन के बारे में। बोला गया था आउटर मेम्ब्रेन, द आउटर मेम्ब्रेन इज इजिली रिमेन्ड कंटिन्यूअस विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये पढ़ाया था बेटा मैंने बताया था कि आउटर मेम्ब्रेन जो न्यूक्लियस की होती है कंटिन्यू रहती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, एंड इज आल्सो बियर राइबोसोम। तो उस पे राइबोसोम होते हैं, और सर अगर उस पे राइबोसोम होते हैं तो उसकी वजह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ दिखती है, और रफ दिखेगी तो उसी को बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सर बोला गया एट नंबर ऑफ प्लेस द न्यूक्लियर एनवलप इज इंटरप्टेड बाय माइन्यूट प्योर। काफी जगहों पे ऐसे देखोगे न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती सही सी, तो वहां पर सर कुछ पोर दिखेंगे जो आपको व्हाइट व्हाइट दिख रहे हैं जगह जगह पे। सर इनको बोला जाता है न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियर पोर वो पोर होता है जहां आप 12th क्लास में जाओगे तो ऐसा पढ़ोगे, स्टार्टिंग के डीएनए के अंदर होता है क्रोमेटिन। ये क्रोमेटिन बाद में सर कंडेंस्ड हो जाता है, ये क्रोमेटिन बाद में कंडेंस्ड हो जाता है और कंडेंस्ड होके बनाता है क्रोमोसोम। जब सर ये क्रोमोसोम लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेगा, जब क्रोमोसोम जैसा कोई स्ट्रक्चर इसके अंदर पाया जाएगा, तो एक क्रोमोसोम जो है जब इसके अंदर पाया गया तो इस क्रोमोसोम में बोला गया कि क्रोमोसोम में ट्रांसक्रिप्शन नाम की, यानी एक वर्ड यूज करते हैं, इस क्रोमोसोम को ही बोलते हैं हमारा जेनेटिक मटेरियल। इट इज आवर जेनेटिक मटेरियल, यही हमारा डीएनए है। जेनेटिक मटेरियल मतलब डीएनए। अब सर अगर यही हमारा अगर जेनेटिक मटेरियल है, अगर डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल है, तो इस डीएनए का कन्वर्जन होता है बेटा। ये डीएनए जो होता है, यहां पर जो डीएनए है, ये डीएनए से डीएनए बनने की एक प्रोसेस इन्वॉल्व होती है, उसको बोला जाता है रेप्लिकेशन। तो मैंने बोला डीएनए से डीएनए बनेगा, डीएनए से डीएनए बनेगा, डीएनए से डीएनए सर ये कहां हो रहा है? सर ये हो रहा है न्यूक्लियस के अंदर। उस प्रोसेस को बोलते हैं बेटा रेप्लिकेशन। फिर बाद में हुआ क्या? इस डीएनए से इस डीएनए से डीएनए बनना तो हमने सर जान लिया रेप्लिकेशन होता है, लेकिन डीएनए से भी आरएनए बनता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं बेटा ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन
ट्रांसक्रिप्शन। तो मैंने ये बोला डीएनए से डीएनए बनना और ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस यानी डीएनए से आरएनए बनना, इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और रेप्लिकेशन बोलते हैं डीएनए से डीएनए को बनना, और ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं डीएनए से आरएनए बनना। सर ये दोनों की दोनों जो प्रोसेस होती हैं, बोथ आर टेक्स प्लेस इनसाइड द न्यूक्लियस। अभी हल्का फुल्का याद रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 12th में हम डिटेल करते हैं बेटा इसको। दूसरी चीज क्या, इस डीएनए से आगे बनता है प्रोटीन, सॉरी आरएनए से बनता है फिर प्रोटीन। अब प्रोटीन जो बनने की प्रोसेस होती है, यानी आरएनए से प्रोटीन बनने की जो प्रोसेस होती है, सर दिस इज नोन एज ए ट्रांसलेशन। अब हुआ क्या सर, चलो ये चीज तो हमारे 12th की है, लेकिन हमारा यहाँ क्या काम इसका। आपका काम इसमें बेटा अभी ये है कि जब डीएनए से डीएनए बन रहा है तो सर न्यूक्लियस के अंदर हो रहा है। सर जब डीएनए से आरएनए बन रहा है तो वो भी न्यूक्लियस के अंदर हो रहा था। लेकिन सर आरएनए से जब प्रोटीन बनेगा ना, आरएनए से ये जो दोनों प्रोसेस थी, ये इनसाइड न्यूक्लियस है बेटा, और ये जो प्रोसेस है ये आउटसाइड न्यूक्लियस है। सर आउटसाइड न्यूक्लियस तो साइटोप्लाज्म होता है, आउटसाइड न्यूक्लियस तो साइटोप्लाज्म होता है। यानी आउटसाइड न्यूक्लियस का मीन हुआ साइटोप्लाज्म के अंदर एक प्रोसेस चल रही होती है, कौन सी वाली, ट्रांसलेशन। और इनसाइड न्यूक्लियस यानी न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म सर उसके अंदर दो प्रोसेस चल रही होती है, रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन। तो सर ये जो न्यूक्लियोप्लाज्म जब ये आरएनए बन जाता है, सर जब ये डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन जब न्यूक्लियस के अंदर हो जाता है ना, तो होगा क्या बेटा, समझें समझें। सर जैसे ही यहां पर डीएनए से आरएनए बन गया, इनसाइड दी डीएनए से आरएनए बन गया, सर कहां बन रहा है, सर न्यूक्लियस के अंदर। जब डीएनए से आरएनए बना ना बेटा, तो ये आरएनए इस न्यूक्लियर पोर के थ्रू बाहर आ जाएगा। सर इस न्यूक्लियर पोर के थ्रू बाहर आ जाएगा तो कहाँ आ जाएगा, सर अगल बगल में तो साइटोप्लाज्मा होता है, तो उस साइटोप्लाज्मा में आ जाएगा। क्योंकि हम ऐसे पढ़ते हैं कि सर कोई सेल, कोई सेल, ये एक बड़ी सी सेल है, इस सेल के अंदर न्यूक्लियस है, वहां पर हम जूम करके पढ़ रहे हैं। तो सर इस न्यूक्लियस के अंदर डीएनए से जो आरएनए बना, वो आरएनए बाहर आ जाएगा, बाहर आ जाएगा आरएनए, तो सर कहाँ आ गया, सर यहाँ साइटोप्लाज्म भरा होता है। सर इस साइटोप्लाज्म में क्या घूम रहा है, सर आरएनए घूम रहा है। सर इस आरएनए से बाद में जब प्रोटीन बनेगा, तो सर वो कहाँ बन रहा होगा, सर साइटोप्लाज्म ऑफ सेल में बन रहा होगा। सेल का जो साइटोप्लाज्म हो रहा उसके अंदर बन रहा होगा। लेकिन सर ये न्यूक्लियस कहाँ से बाहर आया, बेटा ये न्यूक्लियस बाहर आया न्यूक्लियर पोर के रास्ते से। नाउ नाउ आगे बोला गया, these nuclear pore are the passage through which the movement of RNA, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है बेटा, ये नेट का क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब ये सन मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, बट 2016 से 16 के में 2 पेपर हुए, 15 में भी 2 बार पेपर हुए, तो बेटा उनमें से किसी एक साल, मतलब उनके पहले के साल में किसी न किसी में साल में क्वेश्चन आया है कि न्यूक्लियर पोर के रास्ते से कौन आ जा सकता है। तो सर आया क्या था, प्रोटीन आया था क्या, नहीं सर, वहां से सिर्फ आरएनए निकल के आ रहा है फिलहाल तो। क्या डीएनए आया है क्या, नहीं, वहां से सर न्यूक्लियर पोर से तो आरएनए आता है, ना प्रोटीन आता है ना डीएनए आता है। दैट्स व्हाई इट्स अ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है कि न्यूक्लियर पोर आर द पैसेज फॉर द विच मूवमेंट ऑफ आरएनए एंड द प्रोटीन मॉलिक्यूल। काफी बार कुछ प्रोटीन के मॉलिक्यूल जैसे राइबोसोम, या फिर काफी बार ऐसा हो जाता है कि इसका सिंथेसिस ही इनसाइड द न्यूक्लियस होना शुरू हो जाए, तो सर प्रोटीन भी बाहर आता है। इट टेक्स प्लेस इन बोथ डायरेक्शन between the nucleus and the cytoplasm,
सेल के अंदर भी प्रोटीन जा सकता है, सेल के अंदर भी आरएनए जा सॉरी न्यूक्लियस के अंदर भी आरएनए जा सकता है, न्यूक्लियस के अंदर भी प्रोटीन जा सकता है, और वहां से भी साइटोप्लाज्म के अंदर प्रोटीन और आरएनए आ सकता है। तो वर्ड लिखा बोथ डायरेक्शन। सर आरएनए एंड प्रोटीन, सर दोनों ऐसे बंदे हैं जो न्यूक्लियस के अंदर भी जा सकते हैं और बाहर भी आ जाएंगे। यही क्वेश्चन है आपके लिए। सर नेक्स्ट, नॉर्मली देयर इज ओनली वन न्यूक्लियस पर सेल। एक सेल के अंदर सर एक न्यूक्लियस मिलेगा। एंड वेरिएशन इन द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इज आल्सो फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व। कैन यू रिकलेक्ट नेम ऑफ द ऑर्गेनिज्म दैट हैव मोर देन वन न्यूक्लियस पर सेल? सम मैच्योर सेल इवन लैक, क्वेश्चन बेटा अगेन, सम मैच्योर सेल इवन लैक न्यूक्लियस। सर कुछ मैच्योर सेल होती हैं उनको उनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। उनमें से एक का नाम है इराइथ्रोसाइट। बेटा नीचे लिख लेना, इसको आरबीसी बोलते हैं, रेड ब्लड सेल। इराइथ्रोसाइट को ही बोलते हैं आरबीसी। नाउ इसमें आगे बोला गया इराइथ्रोसाइट यानी आरबीसी ऑफ मैनी मैमल्स। एंड अनदर क्वेश्चन बेटा, सीव ट्यूब। प्लांट के अंदर कुछ पार्ट पाए जाते हैं जिनको बोलते हैं सीव ट्यूब, जो प्लांट के अंदर फूड कंडक्शन में हेल्पफुल होती हैं। ऑफ द वैस्कुलर प्लांट मतलब जिसमें जाइलम एंड फ्लोएम पाया जाता है, उनको बोलते हैं वैस्कुलर। लेकिन फ्लोएम के अंदर पाई जाती है सर सीव ट्यूब, जो फूड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए रिस्पॉन्स। नाउ वुड यू कंसीडर दीज आर लिविंग? क्या ये लिविंग है? सर जिसमें सेल नहीं होता, जैसे सीव ट्यूब जो होता है वो नॉन लिविंग है, आरबीसी जो है वो नॉन लिविंग है। बट इनके पास सर कुछ ऐसी थिंग्स होती हैं, कुछ ऐसी वजह होती है जिनकी वजह से इनको लिविंग में भी काउंट करते हैं। बट सीव ट्यूब डेड होती है। नाउ सर अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहां पर बोला गया है द न्यूक्लियर मैट्रिक्स और द न्यूक्लियोप्लाज्म इस कंटेन ए न्यूक्लियोलस। एक स्ट्रक्चर पाया गया है जिसका नाम है न्यूक्लियोलस एंड क्रोमेटिन। अब ये जो न्यूक्लियोलाई लिखा है, इस न्यूक्लियोलाई को ही बोलते हैं न्यूक्लियोलस। में न्यूक्लियोप्लाज्म को एरो कर दिया। इस न्यूक्लियोलाई को ही बोलते हैं न्यूक्लियोलस, इसी को न्यूक्लियोलस बोलते हैं। अगर इसी को न्यूक्लियस बोलते हैं तो कुछ चीजें काम की होंगी यहां पर। द न्यूक्लियाई आर spherical structure that present in the nucleoplasm. The content of the nucleolus is continuous with the rest of the nucleoplasm as it is not a membrane bound structure. यहां से यहां तक जो आप चीज पढ़ रहे हो, यहां एंड तक, ये सारी की सारी कहानी चल रही है न्यूक्लियस के अंदर की, और बात चल रही है बेटा न्यूक्लियोलस के बारे में। तो न्यूक्लियोलस को ही बोलते हैं न्यूक्लियोलाई। ठीक है सर। इसमें बोला गया इट इज अ साइट फॉर द एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। मैंने पढ़ाया था, मैंने जब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ाया था तब मैंने बताया था आपको कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो कैसे बना। क्योंकि सर न्यूक्लियस के अंदर एक जगह होती है, एक फैक्ट्री होती है, उस फैक्ट्री का नाम है न्यूक्लियोलस, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोलाई। सर इस न्यूक्लियोलाई का काम क्या होता है? सर इस न्यूक्लियोलाई का काम होता है राइबोसोम का सिंथेसिस करना। सर अगर राइबोसोम यहाँ सिंथेसिस हो रहे हैं तो न्यूक्लियर पोर के थ्रू वो मूव करते हुए साइटोप्लाज्म में आ जाएंगे, तो कुछ ना कुछ जो होंगे वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जाके चिपक जाएंगे, तो सर वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बन जाता है। Larger and the more numerous nuclei are present in a cell that actively carrying out protein synthesis. सर जिनमें राइबोसोम बन रहा होगा, सर जिनमें राइबोसोम बन रहा होगा, और राइबोसोम का मेन काम क्या होता है? सर प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस। तो जब भी राइबोसोम लिखा दिख जाए तो बोलोगे इसका एक ही काम है दुनिया में, ये क्या बनाएगा? प्रोटीन बनाएगा।
ये बेटा अभी हमने न्यूक्लियस की कुछ बेसिक चीज़ें जानी जो हमें पता होनी चाहिए। नाउ